लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो भी श्रोतागण, जो भी हमारे विद्यार्थी तथा जो भी ऐसे व्यक्ति जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना रुचि रखते हैं, उन सभी लोगों को जो है मैं इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय बिंदु है वो है जेंडर एंड सेक्स का कंसेप्ट। हमारे समाज के अंतर्गत आज भी ऐसी अवधारणाएं विकसित हुई हैं जहां पुरुष और महिलाओं के बीच मतभेद देखने को मिलता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से हो, चाहे वो दार्शनिक रूप से हो, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से हो, चाहे किसी भी पक्ष से जब आप उनका अध्ययन करते हैं तो मालूम ये चलता है कि समाज के अंतर्गत जो दर्जा, जो लेवल महिलाओं को मिलनी चाहिए थी, जो लड़कियों को मिलना चाहिए था, वो अब भी वर्तमान में नहीं मिल पाया है। तो आज के इस समाज के अंतर्गत, इस आधुनिक युग के में, नवाचार और तकनीकी के युग में, 21वीं शताब्दी के इस युग में जो सबसे बर्निंग पॉइंट के रूप में अगर कोई बिंदु है तो वो है कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स। मैं इससे संबंधित जो है ना बहुत से विषयों का जो है मैं आपके पास बिंदु रखूँगा, लेकिन मैं बता दूं कि आज से कुछ वर्षों पहले जब आप पुरानी किताबों का अध्ययन करते थे तो मालूम ये चलता था कि हर किताबों में जो लेखक होते थे यह स्पष्ट रूप से वर्णन करते थे कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, या अन्य भी जो है दूसरे देश के भी राइटर जो है यही लिखते थे। सब अपने अपने राष्ट्र के बारे में जो है ना यही कहते थे कि मेरा राष्ट्र जो है पुरुष प्रधान देश है। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बात कहना, 21वीं शताब्दी में यह बात कहना और नवाचार और तकनीकी के क्षेत्र में यह बात कहना, जहां महिलाएं तकनीकी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, गणितज्ञ के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, अन्य सभी क्षेत्रों में जो है ना जो अपना अव्वल स्थान प्राप्त कर रही है, वह ऐसा कहना हमारे लिए सही नहीं है। तो पुरानी किताबों में इन बातों का जो है ना जिक्र होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, जैसे ही जो है बड़े स्तर पे शिक्षाविदों ने, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग भी इसमें काम कर रहे थे, सभी लोगों ने जब किताबों का मूल्यांकन किया गया तो यह मालूम चला कि लोगों जो है ही का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ही का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यानी कर रहा है, करता है, इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है। आप भी जब हम देखते थे कि जब हम ग्रामर सीखते थे तो हमारे शिक्षक भी जो है प्रेजेंट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस हो, इस सभी टेंसों में कहीं ना कहीं जगह रहा है, रही का प्रयोग नहीं होता था, रहती का प्रयोग नहीं होता था, करूँगी का प्रयोग नहीं होता था। वो कहते थे कि करता है, कर रहा है, करूँगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक जो है पहले से वो बैठा हुआ है, जहाँ हम जो रुझान है वो रुझान कहीं ना कहीं पुरुषों की तरफ दिखाई दे रहा है। कहने का ये मतलब है कि क्या समाज के अंतर्गत क्या एक ही स्तर जो है हम लेकर चले। इसीलिए आज के वर्तमान में समकालीन युग में जो सबसे बड़ा जो हमारा विषय बिंदु है वो है आपका जेंडर एंड सेक्स की अवधारणाएं। मैं इससे संबंधित जो है ना कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार जब मैं बीएड स्तर के क्लास ले रहा था तो इस विषय को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक थे उस दिन वो क्लास में उपस्थित नहीं थे। तो मुझे बोला गया कि सर आप जो है इस एब्सेंट क्लास को ले लीजिए, और उस विषय को कोई भी लेना नहीं चाहता था क्योंकि सब लोग जो है ना इसके नाम से कि जेंडर एंड सेक्स, ये एक तरह का जो है सेक्सुअलिटी जो है माइंड में बैठा था, निगेटिव तत्व जो है ना उनके माइंड में बैठा था कि हाँ इसमें इस प्रकार की बातें होगी तो मैं कैसे अपने बच्चों के सामने जो है ना रख पाऊँगा, कैसे इसको सिखाऊँगा। तो मैं जो है जैसे ही इस क्लास में मैं इन करता हूँ, जब मैंने पूछा कि आपका विषय क्या है, तो बच्चे जो है बहुत ही जो है चौक से जो है बहुत ही उत्साहवर्धक रूप में कहते हैं कि सर आज का जो मेरा विषय है वो इस पीरियड में वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या मैं इस विषय को मैं किसी बिंदु से मैं शुरू कर दूं, या आप के पास कोई ऐसा विषय या ऐसा कंटेंट है जो मैं आपको बता सकूं।
तो एक विद्यार्थी बीच से ही खड़ा होता है, बहुत ही उसके अंदर जो है ना निगेटिविटी के साथ मैंने उसको भाप लिया, और उसको ये माइंड का कंसेप्ट ये नहीं था, इस जेंडर स्कूल का कंसेप्ट नहीं था कि एक्चुअल जेंडर एंड सेक्स में क्या जो है कंसेप्ट है। और वो पूछता है कि सर जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन उसका जो झुकाव था वह शैक्षिक रूप से नहीं था। मैंने उसके बातों को जो है ना बहुत गौर से सुना, और उसकी बेसिक चीज़ को मैंने जो है ना लेकर चला गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह विषय जो है ना एक समाज शास्त्र का बुक है, और समाज शास्त्र के अंतर्गत जब भी किसी भी तथ्य को समाज साइंटिफिक व्यू से रखते हैं, तो इस तरह जो है इससे अगस्ता काम्टे भी, जॉर्ज पेनी भी जो है इस पे जो है ना बहुत ही, ये दोनों जो है ना एक साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज शास्त्र के क्षेत्र में साइंटिफिक व्यू देने के लिए कोशिश किया, और जो है ना समाज शास्त्र को, समाज के पहलुओं को, समाज में किस प्रकार की विभिन्नताएं होती है, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, महिला और पुरुष के बीच में मतभेद कैसे होते हैं, क्या जो है साइकोलॉजिकल कॉज है, क्या जो है इसके दार्शनिक पहलू है, इन सभी बातों को साइंटिफिक रूप से रखने की कोशिश इन्होंने किया। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में जो हमारा विषय बिंदु है वो है जेंडर एंड सेक्स। भारत को आधी आबादी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में यानी आधे से अधिक आबादी जो है ना महिलाओं का है, और फिर भी महिलाओं को वो जो है शक्ति जो प्रदान करनी चाहिए, आज भी हम वो शक्ति प्रदान नहीं कर पाए हैं। भारत की आज़ादी हुए इतने दिनों हो गए, फिर भी जो महिलाओं को जो है ना राजनीति के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ये सब जो उनके अंदर होनी चाहिए वो सरकार ने या हमारे समाज ने जो है ना वो दे नहीं पाया। फिर भी आज भी महिलाएं, हमारी बच्चियां इस प्रकार से जो है ना समाज को गौरवान्वित कर रही हैं, चाहे वो मैट्रिक का परीक्षा का उत्तीर्ण का रिजल्ट आए, चाहे वो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आए, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र का कोई रिजल्ट आए, या कोई इंजीनियर क्षेत्र का रिजल्ट आए, या कोई साइंस स्तर का कोई रिजल्ट आए, सभी स्तर पे महिलाएं अव्वल रही हैं और अव्वल आ रही हैं। इस तरह जो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं अध्ययन करेंगे हम लोग कि क्या है जेंडर और जो है ना क्या है सेक्स का डिफरेंस। जो भी शिक्षा के छात्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी हैं, वो आप इस माइंड से निकाल लीजिए कि दोनों में जो है ना जो निगेटिविटी है, पहले ये माइंड से आप भ्रम निकाल लीजिए। लोग इसको भ्रम रूप में देखते हैं। तो मैं बता दूं, जो जेंडर जो शब्द है उसको सामाजिक रूप से अध्ययन किया जाता है, और जो सेक्स जो शब्द है वो है साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यहाँ साइंटिफिक रूप का अध्ययन है मेरा बायोलॉजिकल रूप से। जैसे जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहाँ जेंडर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे साइंटिफिक व्यू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वहाँ पे सेक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या अदर्स हैं। तो इस तरह जो है, जो हम सेक्स का जो प्रयोग करते हैं वो बायोलॉजिकल डिफिनेशन से लिया गया है, या साइंटिफिक डिफिनेशन से लिया गया है, नेचुरल डिफिनेशन से लिया गया है। लेकिन वही जेंडर का कंसेप्ट है वो है सोशल पर्सपेक्टिव में लिया गया है, समाज के पर्सपेक्टिव में। तो इस तरह जो है ना सीटेट में एक प्रश्न था 2019 के जून के सेशन में, जो है ना एक प्रश्न आया था कि जेंडर को हम किस जो है व्यू से हम देखते हैं, अर्थात सामाजिक व्यू से देखते हैं, आर्थिक व्यू से देखते हैं, वैज्ञानिक व्यू से देखते हैं, अन्य कोई नहीं। तो इसका जो वास्तविक आंसर था वो है सामाजिक व्यू। तो इस तरह जो है आजकल के जितने भी किताबों में जो सेक्स शब्द होते हैं सामाजिक रूप से, वहाँ ये शब्द ना होकर वहाँ जेंडर शब्द का प्रयोग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि जेंडर जो है अंग्रेजी शब्द भी है, और जेंडर को हम वास्तविक रूप में ही हम जेंडर हिंदी में भी लिखते हैं। आजकल बहुत सी किताबों में है, बहुत से जो है आजकल जो नए नए जो है गैस या विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स के बुक आ रहे हैं, वहाँ पे शिक्षकों को जो है इस बातों की कमी की वजह से जो है हम जेंडर को जो है ना सेक्स हिंदी में लिख देते हैं, या लिंग शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जेंडर जो शब्द है उसका भी हिंदी लिंग होता है, और जो सेक्स शब्द है उसका भी हिंदी लिंग होता है। लेकिन जब हम समाज शास्त्र के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो जेंडर को हम केवल जेंडर ही लिखते हैं, उसकी हिंदी लिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना बता दूँ। अब आइए, जब हम समकालीन भारत के परिप्रेक्ष्य में, या जब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में, या सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जब हम जेंडर का या सेक्स का या लिंग का अध्ययन करते हैं, तो मुख्यतः जो लिंग शब्द है वो हमें उसको दो भागों में बांटता है, एक है जेंडर और दूसरा है सेक्स। तो जेंडर जो शब्द है उसको हम सामाजिक लिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह समाज का भाग है, इसको हम सामाजिक रूप से अध्ययन करते हैं। और जो
जो सेक्स जो शब्द है उसको हम लिंग भी जानते हैं, इसको प्रालिंग के नाम से जानते हैं। प्रालिंग का मतलब होता है प्राकृतिक लिंग, यानी इसका डिफिनेशन बायोलॉजिकल रूप से होगा, साइंटिफिक रूप से होगा। जैसे इस धरती पे, इस पूरे विश्व पे के धरती पे जो मनुष्य है, उस मनुष्य के दो ही जाति हैं, एक है आपका स्त्री और एक पुरुष। पूरे विश्व में यही है, दुनिया में कोई प्रकार का जाति अदर नहीं होता, ना कोई क्रिश्चियन होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना कोई राजपूत होता है, ना कोई बनिया होता है, ना कोई पैठान होता है। कोई मनुष्य की जो जाति है मुख्यतः दो ही है, वो है आपका एक स्त्री और एक पुरुष। और जो एक साइंटिफिक रूप से जब बाद में हमने अध्ययन किया तो वो लोग जिनके अंदर जो है, यानी जब हम इसके गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे तो जहाँ गुणसूत्रों की कमी पाई जाती है तो इन दोनों के बीच में जो है ना एक अलग जाति होती है, जिसको हम हिंदी में उभयलिंग भी कहते हैं या हम इसको बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। लेकिन हमारा इस कंसेप्ट में अध्ययन करना, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में या पिछले परिप्रेक्ष्य में चले जाइए तो जेंडर को या सेक्स को केवल दो ही पर्सपेक्टिव में अध्ययन करते थे, वो है स्त्री और पुरुष। लेकिन आपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख रहे होंगे, आजकल जो है रियल जो है प्रोग्राम चलते हैं आपके, चाहे सोनी टीवी पे या आपके अन्य जो है मीडिया के द्वारा आप कहीं ना कहीं देखते हैं। देखिएगा आजकल जो बाइसेक्सुअल है, यानी जो उभयलिंग है, जिनका नेचर जो है स्त्री और पुरुष की तरह दोनों है, वो लोग भी अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करके, अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग करके, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वो भी बेहतर बनना चाहती है। जैसे यूपी में भी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ जो है किन्नर लोग भी जो है ना जो है राजनीति में आने की पहल किया है, और वो वहाँ राजनीति के क्षेत्र में एमपी से भी और आपका लोकसभा क्षेत्र से भी और जो लोकल क्षेत्र होते हैं वहाँ से भी वो जीतते हैं। तो उनकी भी अपनी एक जो है समाज में जीने का हक है, उनको भी हम साइंटिफिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये किताबों में देखने को कमी मिलता है, आज भी उनके हक और हुकूक की बात नहीं होती है और उसे हम नकार देते हैं। दूसरी चीज़ अब हम आएंगे, जो मेरा मेन बिंदु है, उस बिंदु पे अब हम आएंगे। तो जो जेंडर जो शब्द है उसको हम सामाजिक लिंग के रूप में लेते हैं, और जो केवल सेक्स है उसको हम प्रालिंग यानी प्राकृतिक लिंग या बायोलॉजिकल डेफिनेशन के रूप में लेते हैं। लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव में हम किस शब्द को लेंगे? जेंडर को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेंडर शब्द का प्रयोग हम सामाजिक रूप में करेंगे, अर्थात जेंडर को हमें हिंदी लिंग कहने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से जो है ना हमारा यही बिंदु स्टार्ट हो जाता है। केवल इतना ही शब्द को समझाने के लिए लोगों को जो है ना एक अपनी अवधारणाएं कंसेप्ट दे देते हैं, और एक पहले से साइकोलॉजिकल व्यू बन जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो विषय है वो एक निगेटिविटी की तरफ है। तो ये निगेटिविटी की तरफ नहीं है। जब आप इसको शैक्षिक दृष्टि से आप अध्ययन कीजिएगा, आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा कि आखिर दोनों शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जेंडर शब्द का प्रयोग हम सामाजिक रूप में करते हैं, और जो सेक्स शब्द का प्रयोग है उसको हम बायोलॉजिकल डिफिनेशन के रूप में लेते हैं, उसको हम साइंटिफिक डिफिनेशन के रूप में हम लेते हैं। अब क्यों लेते हैं, मैं इसका भी कारण बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जो सबसे जो छोटी अंक है, जो इकाई है, वो है सेल, और उस सेल के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए होता है, और डीएनए से हम मालूम कर लेते हैं कि जो है ना वो व्यक्ति जो है वो किसका जो है, यानी उसके माता पिता कौन है, उसके जो है भाई कौन है, हम उसके जेंडर से भी हम मालूम कर लेते हैं, उसके डीएनए टेस्ट से भी मालूम करते हैं। जो ये डीएनए टेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो सेक्स में लिया गया है। तो जो डॉक्टर और चिकित्सा के क्षेत्र में जो वर्ड का प्रयोग करते हैं वो केवल सेक्स का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ जेंडर शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। लेकिन जब इसको सोशोलॉजी के रूप में अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र के रूप में अध्ययन करेंगे, तो हम जेंडर को जो है ना स्वलिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी सामाजिक लिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि जो लिंग शब्द है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक जेंडर और एक होता है सेक्स। जेंडर को जो है हम सामाजिक लिंग भी कहते हैं, और सेक्स को हम प्रालिंग भी कहते हैं, यानी प्राकृतिक लिंग भी कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है। जेंडर शब्द का अभिप्राय यहाँ नर और मादा से है, यानी लड़का और लड़की से है, मर्द और औरत से है, स्त्री और पुरुष से है, और इनके एक बीच में जो अपवाद है वो है उभयलिंग। उसका भी जिक्र मैं अगले जो है ऑनलाइन कक्षा में मैं करूँगा। लेकिन अब मुझे जो है ना यहाँ बिंदु से पकड़ना है। तो मैं फिर बता दूँ, जेंडर जो शब्द है उसमें दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक है नर और दूसरा है मादा, यानी एक लड़का और एक लड़की।
यानी मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष। और इसको हम किस रूप से देखते हैं? सामाजिक रूप से देखते हैं। इसको स्वलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। और जो सेक्स जो शब्द है, वो सेक्स जो शब्द है वो है बायोलॉजिकल डिफिनेशन से लिया गया है, जिसके में एक होते हैं एक्स वाई। एक्स वाई कहते हैं लड़का को और एक्स एक्स कहते हैं लड़की को। अब इसके भी कंसेप्ट को मैं आपको जो है ना बता दे रहा हूँ कि बायोलॉजी में जब इसका अध्ययन करते हैं तो लिंग का अध्ययन जो है गुणसूत्रों के आधार पर किया जाता है। कि जैविक रूप में लिंग को परिभाषित करने के लिए जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, यानी लड़के और लड़कियां की बात करते हैं, तो इसका मालूम हम एक्स वाई गुण के साथ हम कंपेयर करके करते हैं। जब हमारे पास यानी जब एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो इससे लड़की का जो है एक्स और वाई गुणसूत्र जब मिलते हैं तो इससे लड़के का निर्माण होता है, जो कि एक बायोलॉजिकल डिफिनेशन है। इसको हम बायोलॉजिकल रूप में भी जो है ना विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा है कि जब एक्स और एक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो वो लड़की का निर्माण होता है। तो इस तरह ये दोनों के बीच में जो है ना ये डिफिनेशन है। तो मैं फिर बता दूं, जहाँ सेक्स शब्द कहेंगे तो वहाँ जो है इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स वाई को कहते हैं लड़का और एक्स एक्स को कहते हैं लड़की। तो इस तरह जो है ये बायोलॉजिकल रूप से जो है ना इसको डिफाइन किया गया है। अब आइए हम अगला जो है ना बात हम पढ़ते हैं। देखिए, लिंग का अध्ययन जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक गणित पढ़ाने वाला भी अगर गणित का लेखन करता है, या हिंदी पढ़ाने वाला भी अगर हिंदी का लेखन करता है, संस्कृत पढ़ाने वाला भी संस्कृत का अगर लेखन करता है, एक बायोलॉजी पढ़ाने वाला भी बायोलॉजी का लेखन करता है, तो आजकल के चाहे वो साहित्य का बुक हो, चाहे अकादमिक का बुक हो, व कोई स्तर का बुक हो, या चाहे वो तकनीकी क्षेत्र का बुक हो, चाहे नवाचार का क्षेत्र का कोई बुक हो, उसमें झलक जो है केवल पुरुषों का नहीं जानी चाहिए। लेकिन जैसे आप पिछले बुकों का उदाहरण लीजिए, विभिन्न प्रकार के पहले जो है आप लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ देखिएगा जो राइटर का झुकाव है एक तरफ रहा होगा, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के पुरुषों का पिक्स होगा। तो ये सब चीज़ जब मूल्यांकन किया जाता है, जब बुक का इवेल्युएशन किया जाता है, ये गौर किया जाता है कि पिक्स की संख्या जो है ना बराबर होनी चाहिए। यानी अगर 5 पिक्स और अगर औरत का होगा तो 5 पिक्स हम मर्द का भी लेंगे, यानी एग्जाम्पल हम इक्वल लेंगे। जैसे अगर मान लिया कि जो है अगर हम भारतीय विचारक के रूप में अगर किसी बुक का अध्ययन करते हैं, तो भारतीय विचारक के रूप में, भारतीय थिंकर के रूप में जो है ना महात्मा गांधी का ले लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम ले लेते हैं, गिजीबाई भदेका का नाम ले लेते हैं, उसी जो है जे कृष्णमूर्ति का हम नाम लेते हैं। लेकिन भारतीय विचारक के रूप में भी बहुत से जो है ना ऐसे हमारे जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसे ऐसे लोग जो है ना जो कार्य किए हैं जिनको हम भुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें जो है ना बहुत से हैं ऐसे लोग हैं। जैसे आप मारिया मैडसेरी का नाम ले सकते हैं, भारत में सरोजिनी नायडू का नाम ले सकते हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हैं। ऐसे महापुरुष ने जो है ऐसे जो है जो महिलाएं हैं हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने का कार्य किया, इसीलिए इनको भी हम नहीं भूल सकते। इसीलिए एक राइटर का और एक लेखन जो लेख लिख रहा है, जो किताबों को प्रस्तुत कर रहा है, चाहे वो किसी स्तर का बुक हो, वो उसे सोचनी चाहिए कि हम इस बुक में किसी एक जो है जेंडर के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन न करें, किसी एक ही पुरुष जाति का जो है हम अध्ययन न करें, और एक झुकाव नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आजकल जो राष्ट्रीय स्तर का जो रिसर्च एंड काउंसलिंग के क्षेत्र में जो केंद्र की जो संस्था NCERT है, इन सभी बातों को गौर दे रहा है कि नहीं, कोई भी राइटर या किसी भी स्तर का राइटर हो, अगर वो अपने बुक का अध्ययन कर रहा है और बुक लिख रहा है तो ये सभी बातों को जो है ध्यान दे कि सभी स्तर के बुकों में जो है ना जेंडर का परिप्रेक्ष्य में जो है ना झुकाव नहीं जानी चाहिए। अर्थात अगर कोई महिला भी अगर लिख रही है तो केवल उदाहरण महिलाओं का ही नहीं होनी चाहिए, या कोई जेंडर में अगर कोई पुरुष लिख रहा है उसका झुकाव केवल पुरुष के तरफ ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि एक जो है बीच का जो है ना एक रास्ता होनी चाहिए, जिससे कि दोनों को हक मिले, दोनों को बराबर हक मिले। नहीं तो आने वाले कल में फिर ऐसे ही हम लोग को कहेंगे कि भारत एक क्या है, एक पुरुष प्रधान देश है। तो ये कंसेप्ट जो था वो पुरानी अवधारणाओं में था, ये एक रूढ़िवादी एक पहचान है, स्टूडियो टाइप थिंकिंग है, जो कि हम एक लेके माइंड में लेके चले हैं कि हाँ लड़कियां जो है ना भारी वर्क कर नहीं सकती है, साइंस पढ़ नहीं सकती है, नवाचार का बुक पढ़ नहीं सकती है, नवाचार क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 90 के दशक में जब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जब मार्केट में लॉन्चिंग तेज़ी था, उस समय जो है ना एक जो है स्कोप था मार्केटिंग का,
तो वहाँ लड़कियाँ जो है मार्केटिंग नहीं कर पाती थी और कहते थे कि लड़कियाँ मार्केटिंग करेगी, पहले ही लड़कियों को जो है ना भयभीत कर दिया जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि मार्केटिंग से करने वाली लड़कियों की संख्या भी प्रस्तुत है, वहाँ अवेलेबल है। उसी तरह जो है ना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब जो है लड़के एडमिशन ले रहे थे तो घर के जो है अभिभावक और पेरेंट्स या समाज के लोग कहते थे कि लड़कियाँ बीटेक करेगी, सिविल इंजीनियर बनेगी। तो ये सब बातें हमारे समाज के जो है ना एक रूढ़िवादी सोच है जो हमारे अंदर जकड़ा हुआ, और हम लड़कियों को जो है ना कमज़ोर पक्ष से देखते हैं। लेकिन जब वास्तविकता देखेंगे तो लड़कियाँ शारीरिक रूप से भी मजबूत है, लड़कियां जो है आपका मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत है, लड़कियां जो है तार्किक शक्ति में भी जो है ना मजबूत है, लड़कियां जो है आपका बौद्धिक शक्ति में भी मजबूत है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में जो है ना हम इस बिंदुओं को जो है ना उल्लेख करते हैं कि हम एक ऐसा बीच के एक रास्ता ले चले जहाँ जो है हम पुरुषों को भी जो है ना वो हक देंगे और महिलाओं को भी हक देंगे। तो आजकल जो नए परिप्रेक्ष्य में जो समकालीन भारत में है यह देखने को मिल रहा है और लोग इस पे फोकस भी कर रहे हैं कि हाँ, जो जेंडर का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में जो है ना केवल एक विशेष वर्ग यानी पुरुष का या महिलाओं का झुकाव नहीं होनी चाहिए, अर्थात समाज की एक बीच का धारा जो है ना होनी चाहिए जिसमें यह एक समंजन स्थापित कर सके कि हाँ, महिलाओं का भी उतना ही हक है जितना पुरुष का। जैसे मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, आप देखेंगे हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ लिंगा अनुपात जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब तो सही हुआ है, लेकिन उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को और बच्चियों को शोषित किया जाता था। वहाँ महिलाएं जब बच्चे को ही जो है जन्म लेती थी, बच्चियाँ को जन्म लेती, तो वहाँ बच्चियों को जो है मार दिया जाता था। उसमें कहीं ना कहीं भूमिका उस माँ की भी होती थी। तो जब हम ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एक रिसर्च का विषय है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कहने का ये है कि आखिर उस बच्चिया का क्या हक था जिसने उसे बचपन में ही उसे मार दिया गया। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चियों को शोषित किया गया है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से हो, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे उसके जो है शारीरिक रूप से अत्याचार हो। इन सभी बीचों में जो है ना कहीं उसका हक दे। जैसे आज पूरे जो है विश्व में जो है देखेंगे पितृसत्ता की भूमिका है, यानी पैट्रियार्की, यानी पिता के हक हम देने की बात करते हैं, लेकिन हम वहीं अपनी बच्चियों को, अपने बेटियों को, अपने माँओं को हक देने की बात हम नहीं करते हैं। जो कि इसके कंसेप्ट जो है ना हम देखेंगे नारीवाद का कंसेप्ट आया या मार्क्सवाद का जो कंसेप्ट आया जिसमें सर्वहारा समाज का जो है कल्पना किया गया था, उसमें इस विषय को ज्वलनशील रूप में जो है ना उठाया गया और इसका क्रेडिट जो है ना मार्क्सवाद को जाता है। तो इस तरह जो है ना हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना जेंडर और सेक्स में जो है डिफरेंस मिला। तो मैं फिर आपको एक बार और बता दूं कि जो जेंडर जो शब्द है वो है सामाजिक रूप से, जिसको हम सलिंग के नाम से भी जानते हैं, और जो सेक्स जो शब्द है उसको बायोलॉजिकल रूप से लिया गया है, उसको हम प्रालिंग के रूप में जानते हैं। जेंडर के दो टाइप होते हैं, यानी एक स्त्री कह सकते हैं या पुरुष कह सकते हैं, या लड़का कह सकते हैं या लड़की कह सकते हैं, मर्द या औरत कह सकते हैं, और जो एक बीच का जो है वो है उभयलिंग के रूप में हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि आज भी किन्नर या जो उभयलिंग है वो ऐसे जो है एक अपना अस्तित्व बनाई है, उनकी एक अपनी पहचान है जो हमें देनी पड़ेगी, समाज को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी ऐसे जो है घरों में जब ऐसे जो है उभयलिंग पैदा होते हैं जहाँ स्त्री और पुरुष के दोनों को गुण होते हैं, वो वहाँ समाज से उसको अलग करते हैं, तो उनका जो शोषण होता है, जो साइकोलॉजिकल रूप से अत्याचार होता है, जो शारीरिक रूप से अत्याचार होता है, वो बचपन में ही झेल लेता है, जो कि समाज को सामने रूप में नहीं आता है। लेकिन अगर उसके बौद्धिक स्तर का अगर हम प्रयोग करते हैं, उसका इंटेलिजेंस का अगर प्रयोग करते हैं, तो राष्ट्र की एक सत्ता के रूप में वो सामने आएगी। वही दूसरा पक्ष था सेक्स का, जिससे मैंने बताया कि यह दो प्रकार के होते हैं, एक XY और एक XX, यानी जब गुणसूत्र XY हो तो उसको हम लड़का कहते हैं, जब गुणसूत्र XX हो उसको हम लड़की के नाम से जानते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जो है इसका कंसेप्ट जो है जब हम पढ़ेंगे, नारीवादी कमला भसीन जो है भारत की जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन समाजशास्त्री थी, उन्होंने दोनों के बीच फ़र्क दर्शाते हुए दो शब्द ढूंढे थे,
जिसमें सेक्स के लिए प्राकृतिक लिंग का प्रयोग किया था और जेंडर के लिए सामाजिक लिंग का प्रयोग किया था। जो मैंने आपको बताया भी है कि जेंडर को हम सामाजिक लिंग भी कहते हैं या स्वलिंग कहते हैं, और सेक्स को जो है ना प्राकृतिक लिंग कहते हैं और प्रालिंग कहते हैं। तो इस तरह जो है ना हम ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं इस बिंदु को मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ क्योंकि आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह जो है ना स्त्री और महिलाओं के बीच यानी बच्चे और बच्चियों के बीच जो है जो भेद किए जा रहे हैं, जो मतभेद किए जा रहे हैं, वो समाज के अंदर वास्तविकता है। जैसे अगर आपके घर में अगर बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है तो आप बेटी को जो है ना सरकारी स्कूल में भेजते हैं, बेटे को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। बेटी को एक रोटी देते हैं लेकिन बेटे को मक्खन लगा के रोटी देते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप तो वो बीज बचपन से ही बच्चे को जो है सोशलाइजेशन में दे रहे हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है आप दे रहे हैं। तो हमें इससे बचना है। बच्चे और बच्चियों को एक ऐसा समाजीकरण हमें देना है ताकि बच्चियां और बच्चे एक दूसरे को स्वतंत्र महसूस समझे। एक जो है यह ना हो कि हमारे माता पिता के पास जो है ना दोनों को मतभेद में मिल रहा है, यानी प्रेशर दिया जा रहा है, एक दबाव दिया जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल रूप से भी उनको बचाना है। अगर उनके माइंड में पहले से ये हो गया कि मैं स्त्री हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बचिया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लड़के वाला काम नहीं कर सकता हूँ, तो इससे हमारे समाज के अंतर्गत जो है ना एक बीच का जो है मतभेद आएगा, जो कि समाज आगे जाकर बढ़ता है और इससे समाज की जो है हानि होती है। जैसे आज भी समाज में देखिएगा कि जब आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के पक्ष की बात आती है तो कहते हैं कि जो है ना लड़कियां जो है बाहर जाकर काम नहीं करेंगी और लड़के जो है बाहर जाके काम करेंगे, यानी केवल लड़कियों को जो है घर में गृहिणी के रूप में और जीविका के रूप में लिया गया कि ये तो केवल जो है बच्चे पालने के लिए और बच्चे जन्म देने के लिए है। लेकिन इस सोच को हमें बदलनी है। इस जो समाज की जो ये रूढ़िवादी और ये गंदी सोच जो है जो बीच में पनप रहा है, इसे हमें जो है ना हटानी है। अगर इसे हम हटाएंगे तभी जो है ना हम बच्चे और बच्चियों के बीच जो है ना वो सामाजिक न्याय दे सकते हैं, जिससे बच्चे और बच्चियों को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, यहाँ तक साइंटिफिक रूप से इसका जो है हम एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, जिससे समाज में भी जो है ना लड़कियों और लड़कों को आर्थिक रूप मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत होगा और उसका जो है समाजीकरण भी बेहतर होगा। जैसे एक जो बच्ची जो होती है जब वो शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों को जो है शिक्षित करती है। एक अपने जो है अपने जो जिस घर में वो पली है, वो बड़ी है, उसको शिक्षित करती है, और एक जो दूसरे घर में वो जाती है वहाँ शिक्षित करती है। लेकिन एक जो लड़का है केवल वो अपने एक ही घर को शिक्षित करता है। तो ये समझनी पड़ेगी कि लड़कियाँ समाज की वो मजबूत जो है बिंदु है। अगर केवल समाज में महिलाओं को हम जननी के रूप में अगर जानेंगे तो उनके लिए क्या होगा कि एक ऐसी अवधारणा विकसित होगी जिससे हम समाज में वो अधिकार दे नहीं पाएंगे और समाज के अंतर्गत ऐसे ही मतभेद होता रहेगा जो कि समाज के रूप में जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो शिक्षा के उद्देश्य वही होंगे जो कि संवैधानिक उद्देश्य है। तो मेरे दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो संवैधानिक उद्देश्य है उस संविधान ने कभी ये नहीं कहा कि स्त्री और पुरुष के बीच जो है मतभेद करो। स्त्री और पुरुष को जो है ना सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, शारीरिक रूप से आप उसे कमज़ोर समझो। इसीलिए मुझे आपसे जो है सभी लोग से जो है ना यह विनम्र निवेदन है कि आने वाला कल आपके हाथ में है, इसको बेहतर से बेहतर रूप में जो है ना आप जो है बनाएं। जितनी बेहतर हमारे समाज की समाजीकरण होगा उतना ही बेहतर जो है ना हम अपने समाज को और राष्ट्र को जो है ना एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। मैं इसी के साथ जो है ना जो भी लोग इसमें जो है सुनने के लिए कोशिश किए हैं, जो इससे जुड़े हैं, मैं सभी लोगों को जो है ना इस ऑनलाइन कक्षा में मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे इतना यकीन है कि जो है आपने इस बातों को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश कीजिएगा। जब तक अगर शैक्षिक रूप से उसको व्यवहारिक रूप में नहीं ले जाते हैं तब तक जो है ना आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे सभी लोग से गुजारिश करता हूँ कि जो भी आज मैंने जेंडर के कॉन्सेप्ट को बताया, जो मैंने सेक्स के कॉन्सेप्ट को बताया, वो आप शैक्षिक रूप से समझें और इसको यूटिलाइज करें अपने जो है निजी क्षेत्र में। तब जो है ना आप
बेहतर जो है ना एक मैसेज दे सकते हैं, और स्त्री और पुरुष को वो समान दर्जा दीजिए, ताकि जो है ना वो तेज़ी से जो है ना राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी नवाचार तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो आप बेहतर कर सकते हैं। मैं केवल एक उदाहरण के साथ जो है ना मैं इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करना चाहूँगा कि एक बार मैं अपने विद्यार्थी से मैंने पूछा, बताओ कि तुम्हारे अनुसार एक टीचर का गुण क्या होनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, मैंने अपने कक्ष में बच्चों के बीच मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारे अनुसार एक टीचर का गुण कैसा होनी चाहिए। तो उस बच्चे से जवाब मिलता है कि मेरा जो टीचर है वो हैंडसम होनी चाहिए, कोट पहनने वाला होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान का होनी चाहिए। उस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था कि हाँ, हमने टीचर शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उसका झुकाव जो है वो टीचर शब्द का प्रयोग अपने माइंड में केवल पुरुष के लिए रखा है। उस टीचर का अर्थ है अध्यापक और अध्यापिका दोनों होता है जी। तो हमें ये समझनी पड़ेगी, जब तक इस अर्थ को समझेंगे नहीं, उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। उस बच्चे ने पहले से ही जो है ना अपने माइंड में जो है प्रिजुडिस कर चुका है, पूर्वाग्रह से जो है ग्रसित है कि उसका टीचर जो होगा अच्छा हैंडसम होगा, वो जो है अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छा पर्सनालिटी का होगा, वो शाहरुख खान जैसा दिखाई देगा, वो APJ अब्दुल कलाम जैसा दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो टीचर है वो मारिया मोंटेसरी की तरफ भी हो सकती है, सरोजनी नायडू की तरह भी हो सकती है, वो इंदिरा गांधी जैसा भी हो सकती है, वो आपका जो भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति जो बनी उनकी तरह जो हो सकती है, सानिया मिर्जा जैसा हो सकती है। इन सब पहलू को समझना पड़ेगा कि टीचर जो शब्द है वो एक कॉमन शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ अध्यापक और अध्यापिका दोनों लिया जाता है। टीचर का भी प्रयोग केवल जो है पुरुष से नहीं है, टीचर का भी प्रयोग केवल महिलाओं से नहीं है। टीचर जो है एक कॉमन शब्द है, जिसमें हमें पुरुष भी को भी जो है यह कंसेप्ट देता है और महिलाओं को कंसेप्ट देता है। तो दोनों तरह का झुकाव है, एक तरफ पुरुष का भी, एक तरफ महिला का। लेकिन कक्ष में जब हम पूछते हैं कि जो है ना आपका टीचर कैसा होनी चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि हमारी टीचर जो है, हमारी शिक्षा जो होगी वो जो है ना अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए, अच्छी बोलने वाली होनी चाहिए, कोमल बोलने वाली होनी चाहिए। उस बच्चे का झुकाव किधर जाता है? वो केवल पुरुष की तरफ जाता है। तो इसी बातों के साथ मैं समझ रहा हूँ कि इस बात को आपने समझा है। तो इस तरह जो है ना हमारे समाज के अंदर जो है ना जेंडर और सेक्स का जो है कॉन्सेप्ट है, और शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही अध्ययन तेजी से रूप में होता है। मैं आपको बता दूं कि जब समाज शास्त्र को जो है हम जॉर्ज पेनी जो है एक मैथमेटिक्स के वो टीचर थे, लेकिन समाज को गहराई से अध्ययन करना चाहते, तो उन्होंने एक मैथमेटिक्स के टीचर होकर एक जो साइंटिफिक अप्रोच का रखने वाला टीचर, उन्होंने आर्ट्स विषय को भी जो है ना सामाजिक रूप से जो है ना आर्ट्स विषय को वैज्ञानिक रूप से जो है ना अध्ययन किया, जो आगे चलकर जो है ना समाज शास्त्र कहलाया। यानी समाज के सभी पहलुओं को जब हम साइंटिफिक रूप से अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है समाज शास्त्र। और इसी समाज शास्त्र का जो एक भाग है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक था जेंडर एंड सेक्स, जो मैंने आपके सामने जो है ना प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित ही जो है ना हमारे इस फेसबुक के जो है में कमेंट दें, और जितना भी आप सपोर्ट कीजिएगा, मैं निश्चित ही आगे चलकर जो है ना ऐसे ही जो है ना मैं बर्निंग पॉइंट को जो है ना मैं सामने रखूँगा, ताकि आप सभी लोग जो है ना इसे सुनेंगे और समाज को एक अच्छे दिशा में लेके जाएंगे। इसके लिए जो है ना आप सभी लोग ऑनलाइन बने थे, सभी को जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू सो मच।